afternoon. Good afternoon. Good afternoon to everyone. बैठिए। आगे नहीं जा रहा है ये। जीएसटी का टॉपिक कल पूरा किया था हम लोगों ने और अच्छे से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, समझ भी आया होगा। तो जीएसटी एक वैट है और आईटीसी का फीचर रखता है। आईटीसी में जो भी आप इनपुट लेते हो, अच्छा सॉरी, तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। जो भी आप इनपुट लेते हो उसके ऊपर जो टैक्स देते हो, वो टैक्स एक तरह से आपका क्रेडिट हो रखा है वहाँ पे। और जो टैक्स आप कलेक्ट करते हो, जो क्रेडिट है उसको माइनस कर दिया, बचा हुआ आपको जमा कराना है। ये आईटीसी का सिस्टम है। और फायदे आपको बताए थे, कास्केडिंग वगैरह नहीं होती है, वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है, एक्सपोर्ट प्रमोट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकते हो। आईटीसी के कारण मैन्युफैक्चरर को आसान होता है कोई भी मतलब उत्पादन करना, क्योंकि उनको इनपुट सस्ते मिलते हैं। ये सारी बातें थी। और मैंने ये भी बताया था कल की क्लास में कि अभी केंद्र और राज्य की शक्तियाँ समानांतर रूप से हर लेवल पे चलती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स वगैरह सब जगह केंद्र रहता है, तो सब जगह राज्य भी रहते हैं और आधा आधा वो उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि जीएसटी की रेट जो है वो बराबर बराबर डिवाइड की हुई है। इस तरह की बातें थी। अब आज हम नया टॉपिक फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग लेंगे इसमें। तो आप अगला हेडिंग लगा लें, वित्त आयोग। प्रस्तावना में लिखिए, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य राजकोषीय शक्ति के संदर्भ में राजकोषीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित दो प्रकार के असंतुलन
निम्नलिखित दो प्रकार के असंतुलन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट लिखिए लंबवत असंतुलन। तो दो प्रकार के जो फिस्कल पावर है, रेवेन्यू पावर राज्यों की और केंद्र की हम देखें अगर, तो केंद्र शक्तिशाली ज़्यादा है राज्यों की तुलना में। तो आपने कुछ सीमा तक समझने का प्रयास भी किया होगा कि जो डायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको बताए
CIT और PIT, कैपिटल गेंस टैक्स और ये सब। हालांकि जो बजट हमने पढ़ा था उसमें 2 ही टैक्स उन्होंने बता रखे थे, CIT और PIT डायरेक्ट टैक्सेस में, जो गोल हमने पढ़ा था उसमें। कैपिटल गेंस टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट है, क्योंकि वो भी एक इनकम होती है, तो गेन भी एक इनकम होती है, तो वहीं पे उन्होंने सेट कर रखा था इनकम टैक्स वगैरह में। तो वो टैक्सेस, जैसे एक बच्चे ने लिख के भेजा भी है, व्हाट इज द टैक्स बायोन्सी, मतलब ये यहाँ पे लिखा। बायोन्सी को हिंदी में उत्प्लावकता कहते हैं। टैक्स बायोन्सी का मतलब होता है कर उत्प्लावकता। इसका अभिप्राय ये होता है कि आप टैक्स की रेट में चेंज मत करो, है ना, और टैक्स से रिलेटेड कोई भी चेंज मत करो, और फिर भी टैक्स से रेवेन्यू इंक्रीज होता है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल देके, कि अगर हम 18% GST रखते हैं, 18% GST, 100 रुपए की वस्तु तो 18 रुपए आपको आ रहे हैं। अगर वस्तु 2 हो जाए, 200 रुपये, 2 यूनिट हो जाए, तो आपकी रेवेन्यू भी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? मतलब यहाँ पे टैक्स रेट को आपने छेड़ा नहीं, और टैक्स बेस को इस सेंस में बढ़ाया नहीं कि नई नई चीज़ों को लेके आए, वो की वही चीज़ है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी कि अब इन वस्तुओं पे भी कर लगेगा, ऐसा भी नहीं बोला। कर उसी वस्तु पे लगा रहे हो, करके स्कोप को भी चेंज नहीं कर रहे हो, न रेट को चेंज कर रहे हो, और फिर भी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं बायोन्सी कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर ग्रोथ रेट को नीचे लिखा जाता है, ग्रोथ रेट कितना परसेंट और टैक्स के रेवेन्यू में कितना परसेंट चेंज हुआ। अगर आपकी 10% ग्रोथ है और रेवेन्यू भी 10% बढ़ गया है, तो 10% डिवाइडेड बाय 10%, इसका एक फॉर्मूला बनेगा, 1 आएगा। 1 की टैक्स बायोन्सी बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। और अगर जितना GDP चेंज नहीं हुआ उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन बदल गया, तो बायोन्सी 1 से ज़्यादा किया जाएगी। अगर जितना GDP चेंज हुआ उससे आधा ही रेवेन्यू कलेक्शन चेंज हुआ, तो 0.5 की टैक्स बायोन्सी आ जाएगी। मतलब टैक्स पे जो इम्पैक्ट है परसेंटेज में, उसको आप ऊपर लिखोगे, और GDP में चेंज नीचे लिखोगे, क्योंकि नीचे के सेंस में ऊपर वाले को देख रहे हो ना। जैसे हमने प्रति व्यक्ति आय पढ़ा, तो राष्ट्रीय आय को डिवाइड किया पॉपुलेशन से, तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या ये महज सूत्र था? नहीं। आप मतलब राष्ट्रीय आय को पॉपुलेशन के सेंस में देख रहे हो, मतलब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो ना। जैसे मैं कहूँ कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र ये होता है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है NI अपॉन पॉपुलेशन। एक बच्चा तो इसको बहुत ही संकीर्ण निगाहों से देख रहा है कि राष्ट्रीय आय को हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, बस उसके दिमाग में इतना ही चल रहा है, वो इसकी फिलॉसफी नहीं पकड़ पा रहा है। जीवन में सापेक्षिकता होती है, आप क्या हो ये मायने नहीं रखता, मतलब आप दूसरों के हिसाब से क्या हो। जैसे आपके पास बहुत बढ़िया गाड़ी हो सकती है, और गांव में आप बहुत गौरवान्वित महसूस कर सकते हो कि मैं तो फॉर्च्यूनर में जा रहा हूँ, राइट। लेकिन कोई सामने वाला ओडी ले आया, गांव में एक ओडी लेके आ गया, तो आपकी चिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि सारा अभिमान चूर हो गया, क्योंकि ओडी उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी है। वो भी Q7 या किस सीरीज की जो लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग सीरीज होते हैं इसमें, बहुत अलग अलग। मैं तो नहीं जानता उतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास ऐसी गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या हो ये दूसरे भी डिफाइन कर रहे हैं आपको कि आप क्या हो, इसलिए हम दुखी रहते हैं ज़्यादातर, कभी अपने आप को सुखी नहीं मान पाते, और हमेशा गरीबी को ही महसूस करते रहते हैं। एक अपार्टमेंट में आपने घर बुक कराया, वो 3 करोड़ का है, उसमें सबसे बड़ा घर 12 करोड़ का बुक हो रहा है, और सबसे छोटी साइज का घर 3 या 4 करोड़ में बुक हो रहा है। तो आपको 3-4 करोड़ किसी को बताओगे तो काफ़ी महसूस होंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है उनको बताते समय। लेकिन उस अपार्टमेंट में जब आप जाओगे और एनुअल फंक्शन होगा, और उसमें जब लोगों से मुलाकात होगी, तो जो 12 करोड़ वाले लोग भी वहाँ पर होंगे, और 4 करोड़ वाले आप भी होंगे।
तो जैसे आपको पता लगेगा उनसे बातचीत में कि ये एक सीरीज बन जाती है ना कि हाई इनकम वालों के मकानों को HIG कहते हैं, लोअर इनकम वालों को LIG कहते हैं, तो बातचीत में वो आदमी आपसे कट जाएगा क्योंकि उसको समझ में आएगा कि मेरे स्टेटस का इंसान नहीं है ये। उसके बाद आप हेलो भी करोगे तो जवाब नहीं देगा, तो आपके 4 करोड़ तो जीरो हो गए। इतना प्रयास करके 4 करोड़ का घर लिया लेकिन वैल्यू तो कुछ नहीं मिली। तो हर जगह मतलब आपके नंबर बहुत बढ़िया आए लेकिन दूसरे के आपसे ज्यादा आ गए, तो क्या आपकी सिलेक्शन होगी UPSC में? नहीं होगी, मेरिट ऊपर चला गया। तो हम यहाँ खड़े होकर नीचे झांक रहे हैं कि हमारी मतलब राष्ट्रीय आय इतनी है, लेकिन हम ये भी देख लें कि जनसंख्या कितनी है। तो इसके सेंस में इसको समझ रहे हैं। उसी तरह से आपकी ग्रोथ रेट क्या आ रही है, मतलब कोई भी GDP किस हिसाब से बढ़ रहा है और टैक्स की रेवेन्यू में परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है आपका, ये टैक्स रेवेन्यू में चेंज कितना और ग्रोथ के सेंस में आप इसके रेस्पॉन्स को माप रहे हो। अगर इसके बराबर ये आ रहा है तो 1 का डिवाइड करोगे, जैसे 10% ग्रोथ रेट है, ग्रोथ क्या है मतलब GDP में चेंज है, तो परसेंटेज ये चेंज लिखना है यहाँ पे। परसेंटेज चेंज, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन GDP, और किसी क्षेत्र का निकालना चाह रहे हो तो उस क्षेत्र का आउटपुट, नहीं तो सामान्यतः ग्रोथ रेट लिख सकते हो आप। तो इनकी कंपैरिजन होती है बायोन्सी के अंदर। इसमें आप बेस में ये समझना कि हम टैक्स रेट भी नहीं छेड़ रहे हैं, न वस्तुओं के स्कोप को बढ़ा रहे हैं और फिर मेजर कर रहे हैं इसको, इसको बोलते हैं टैक्स बायोन्सी कहते हैं। अब आप ये हिसाब लगाओ कि राज्यों के पास जो टैक्स है क्या वो बायोन्ट टैक्सेस है? ज्यादातर की जीरो बायोन्सी आ रही है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू की जो चेंज है वो तो आएगी नहीं, क्योंकि लैंड रेवेन्यू तो खेत के हिसाब से है, और आपकी ग्रोथ रेट कितनी भी हो इससे लैंड रेवेन्यू का परसेंटेज थोड़ी लिंक हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि लैंड रेवेन्यू जो दिया जाता है वो एक फ्लैट अमाउंट होती है, लंप सम करके लिखाया था। आज अगर दिल्ली में ग्रोथ आती है तो MCD को क्या फायदा है इसका? तो वो हाउस टैक्स लेती है ना MCD, क्या फायदा है आप ही बताइए। आप बहुत पैसे वाले होते जा रहे हो, इससे MCD को क्या फायदा है? आप तो हाउस टैक्स जो आता है वही तो दोगे। जो 10 करोड़ साल की कमा रहा वो भी वही हाउस टैक्स दे रहा है, जो 1 लाख कमा रहा वो भी वही हाउस टैक्स दे रहा है। तो इससे बायोन्सी कहाँ आ रही है इसमें? मतलब आपकी ग्रोथ रेवेन्यू को इम्पेक्ट नहीं कर रही है। तो राज्यों के ज्यादातर टैक्सेस, बस आप GST वाले पार्ट को हटा दो क्योंकि वो बायंट होता है GST। इन्होंने यहाँ पे आगे सवाल भी पूछा था कि ये मतलब कुछ लिखा है इन्होंने कि GST इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग बायोन्सी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय वाइडनिंग द टैक्स बेस। यहाँ पे टैक्स बेस वाइडनिंग का सेंस क्या है कि आप चोरी नहीं कर सकते हो, जो वस्तुओं को लाओगे उनको लेके आओगे आप। और बायोन्सी को पढ़ना है तो आपको वस्तुओं के स्कोप को वहीं रखकर फिर पढ़ा जाता है इसको। तो शुरुआत से ही हमने इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करी, और अब आपको मैंने ये समझा चुका था कि अगर GDP बढ़ेगा तो 100 रुपये की वस्तु एक हो रही है, अब 200 मतलब 2 होगी, तो आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। मतलब तो GST में बायंसी है। मतलब फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, दूसरा आप उसकी क्रॉस चेकिंग कर पाते हो कि नहीं, इन सब चीज़ों से बायंसी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे आप बिलिंग को चेक करोगे तो रेवेन्यू अच्छा आएगा ना आपको फिर। तो आप वो तरीके अपना के इसकी बायंसी के लेवल को और इंक्रीज कर सकते हो। तो मैंने दोनों काम कर दिए आपको। ये जो सवाल इनका आया हुआ है इसको भी एक सीमा तक टैकल कर दिया मैंने, और दूसरा ये भी बताने का मैंने प्रयास कर दिया कि राज्यों की जो स्थिति है वो खराब है केंद्र की तुलना। उसके पास जितने भी टैक्सेज है तथाकथित डायरेक्ट टैक्स भी, वो लंपसम रूप से लगते हैं, और वो परसेंटेज के फॉर्मेट में नहीं होने की वजह से परेशानी आती है उसमें। और इनकम और आउटपुट को आप टारगेट बना नहीं सकते, क्योंकि
आउटपुट रिलेटेड टैक्सेस तो शराब वगैरह को छोड़ दें, तब तो जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, और एक्साइज वैसे भी सेंटर के पास रहा है, उत्पादन रिलेटेड टैक्स तो सेंटर के पास ही रहा है। मैंने 2 वस्तुएं कल की क्लास में बोली थी, वो संविधान राज्य को अलाउ करता है एक्साइज लगाने के लिए, उसमें से शराब भी उनके पास चल रही है, तो वो जीएसटी वाली पार्ट आ गई है। वो तो जीएसटी और थोड़ा सा गैर जीएसटी वाला मान लो आपकी, वो अभी एक्साइज लगा रहे हैं तो जीएसटी का पार्ट नहीं, वो एक थोड़ी बहुत बायोन्सी रखता है, और फिर ये एसजीएसटी बायोन्सी रखता है, क्योंकि मैं ओवरऑल जीएसटी को बायोन्ट मान रहा हूँ, तो उसके 2 टुकड़े होने के कारण एक स्टेट का पार्ट है, उतनी बायोन्सी उनको मिल रही है जो कि सेंटर को मिल रही है, क्योंकि सेमी टैक्स जाएगा ना, बस 2 भागों में डिवाइड रहेगा। तो अगर वस्तु 100 की जगह 1 यूनिट की जगह 2 हुई, तो एक पार्ट राज्य को भी जाएगा तो एक पार्ट सेंटर को भी जाएगा। तो वो वाला पार्ट में राज्य चलो ठीक है, जीएसटी का एक पार्ट उनको मिल रहा है, बाकी डायरेक्ट टैक्सेस में तो सेंटर ही पावरफुल नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हमारे संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं, जैसे कोई पूछे आपको कि ये क्या होता है, मतलब वर्टिकल इम्बैलेंस, तो सेंटर स्टेट के बीच में, तो केंद्र की राजकोषीय शक्ति, केंद्र को ऊपर रखेंगे, स्टेट ऐसे रहेंगे, तो ये वर्टिकल बनेगा ये। तो इसका अर्थ होता है केंद्र की राजकोषीय शक्ति का राज्यों की तुलना में अधिक होना। अब कोई वजह पूछे तो मैंने नीचे लिखा कारण क्या है, संवैधानिक प्रावधान। क्षैतिज क्षैतिज असंतुलन का मतलब होता है राज्यों राज्यों में, मतलब जैसे आप सारे स्टूडेंट्स का जो आपस में रिलेशन है ये हॉरिजॉन्टल में आएगा, और मेरा और आपके साथ जो रिलेशन ये वर्टिकल में है, और आपका आपका ऐसे। पीटी और मेंस को देखोगे तो वर्टिकल बनेगा, फिर मेंस में आप यूं चलोगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस 3, जीएस 4 ऐसे का पेपर ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है ऐसे। और पीटी मेंस, और एक पीटी को उठा लोगे तो पीटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, इंडियन इकोनॉमी, ये ऐसे चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो राज्य राज्य आपस में हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, तो एक ही लेवल पे होने की वजह से हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। जैसे अगर हम टायर टायर की बात करते हैं, बहुत सारे टायर होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लेवल है। टायर को गाड़ी में लगाने की बात करते हैं तो ये वर्टिकल है। कहते हैं ना हमारे यहाँ कई तरह के वर्टिकल्स चलाए जाते हैं, कोचिंग वाले भी कहते हैं, तो इसका मतलब आप मेंस भी सिखा रहे होंगे, साक्षात्कार की विधा भी सिखा रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव ज्ञान भी दे रहे होंगे, तो ये वर्टिकल्स बन रहे हैं। कई कई बार कंपनियां, जैसे फार्मर का इंटीग्रेशन हो जाए किसी फूड कंपनी के साथ, तो आप इसको क्या बोलोगे, वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्योंकि फार्मर वो कोई गवावा वगैरह उगा रहे हैं, और कंपनी उस गवावा को मॉडिफाई करके जूस बना रही है, तो स्टेज वर्टिकल हो गया। गवावा एक स्टेज है, गवावा का जूस उसका परिष्कृत स्वरूप है, तो ये आप इसे वर्टिकल मोमेंट कर रहे हैं। राइट, मैंने कई तरीकों से आपको समझा दिया। जैसे एक जगह लिखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर भारत में आती है तो इससे किसानों को का वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा। इसका अर्थ क्या है, कंपनियों के साथ जुड़ेंगे, इससे मैन्युफैक्चरिंग के साथ उनका लिंक बनेगा। तो आप रो पैदा करते हो, फिर उसको मैन्युफैक्चर वाली कंपनी से लिंक बना रहे हो, तो ये वर्टिकल हुआ। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो डिफरेंस है ये वर्टिकल इम्बैलेंस कहलाएगा, और वजह इसकी संवैधानिक प्रावधान। और राज्यों राज्यों में जो पारस्परिक डिफरेंस है वो भी देखने को मिलता है। राजकोषीय शक्ति किसी राज्य की तो बहुत ज्यादा है, किसी की कम है, यानी कुछ राज्य ज्यादा टैक्स कलेक्शन करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है, संविधान तो सबके लिए इक्वल है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी भेदभाव करता है, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो इसका कारण हमने लिखा आर्थिक विकास में अंतर। एक ही राज्य उठा लो, जैसे उत्तर प्रदेश उठा लो, आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश के भी होंगे, तो उत्तर प्रदेश का नोएडा डिस्ट्रिक्ट जो है, गौतम बुद्ध नगर क्या बोलते हैं वो, और गोरखपुर को कंपेयर करो आप, स्टेट एक ही है,
लेकिन नोएडा और ये वाला जो जिला है इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। इसके दिल्ली के नज़दीक है, एनसीआर का पार्ट है, और प्लस यहाँ पे इतने प्रॉपर्टी, यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, इतना डील होता रहता है। एक बच्चे ने स्टाम्प ड्यूटी भी लिख के भेजा, व्हाट इज स्टाम्प ड्यूटी। अब ये प्रॉपर्टी के डील होते हैं, अलग अलग जगह पे स्टाम्प ड्यूटी का प्रोविजन है। एग्रीमेंट भी होता है, रेंट एग्रीमेंट, स्टाम्प लगाओ। जैसे हमारा एग्रीमेंट हो रखा खान ग्लोबल के साथ, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में स्टाम्प लगाने पड़ेंगे, कितने का पैकेज है, कितने की बात हुई, उस पर कितना स्टाम्प लगना चाहिए। ये भी एक टैक्स की वेराइटी है। टैक्स किसको कहते हैं? जो आपको देना पड़ता है। तो उसका एक तरीका ये भी है, रेवेन्यू स्टाम्प का नाम सुना होगा। पहले लोग सैलरी उठा रहे हैं तो रेवेन्यू टिकट लगा के और उस पर साइन करके, मेरे फादर तो मुझे अच्छी तरह से याद आते हैं कि बतौर अध्यापक जब वो पढ़ उनको सैलरी मिलती थी, तो कई बार उस सैलरी बांटने के लिए हमारे घर आते थे प्रिंसिपल। सारे टीचर्स हमारे गांव के ज़्यादा थे, फादर पास के गांव में पढ़ाने जाते थे, ज़्यादातर टीचर वो हमारे ही गांव के थे, तो उनका चाय पानी भी हो जाता था और मेरे घर आके उनकी सैलरी बढ़ती थी। तो सारे लोग उस पर रेवेन्यू चिपका के, फिर स्टाम्प चिपका के उस पर साइन करते थे। इस बहाने सरकार को एक छोटे से रेवेन्यू स्टाम्प से भी थोड़ी कलेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से स्टाम्प ड्यूटीज भी एक टैक्स की वेराइटी है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी स्टाम्प ड्यूटीज होते हैं, अलग अलग जगह के स्टाम्प ड्यूटीज होते हैं, अलग अलग अथॉरिटीज होती है जिनके पास उसकी कलेक्शन जाती है। तो अब ये जो नोएडा वगैरह एरिया है, गोरखपुर उतना डेवलप्ड नहीं होगा, हम क्लास में बैठे इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इधर डेवलपमेंट ज़्यादा, उधर कम है। तो एक ही स्टेट में भी अलग अलग भौगोलिक खंड जो होते हैं उनकी रेवेन्यू पावर में डिफरेंस आ जाता है। तो पूरे इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें, अब हिली स्टेट्स जितने भी होते हैं, मतलब उनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने की बात क्यों होती रही है, ये अब ये टॉपिक तार जुड़ते हैं ना, इसे पढ़ने का आपको तरीका पता होना चाहिए ना। वाई हिली स्टेट्स और डेजर्ट एरियाज जो स्पेशल चैलेंजिंग एरियाज होते हैं उनको विशेष श्रेणी का राज्य मतलब कैटेगरी देने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि केंद्र जब उनको पैसा देता है तो उसका 90% अनुदान माना जाता है और 10% ही लोन माना जाता है, राइट। तो अब उनको 90% अनुदान क्यों चाहिए? मतलब अगर केंद्र 100 रुपये दे रहा है तो 90 को अनुदान मान रहे हो आप, इसका मतलब वो वापस नहीं होगा। अनुदान उसी को कहते हैं जो वापस नहीं होता है। तो ये बात क्लियर कट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है ना। हिली स्टेट डेवलप कैसे होंगे आप बताओ ना जरा। उसको पहाड़ी, उनका जो टिरेन है वो किस तरह का है? उबड़ खाबड़ टिरेन है, ऊंचाई है, क्या चीज डेवलप करोगे आप वहां पर? चढ़ने में आपको इतनी देर लग जाएगी उस पे अपने घर जाने के लिए। आए दिन बसें खाई में गिरती रहती है। उनका जो हिम ये बारिश हो गई, फलाना हो गया, कई तरह की वहाँ पे आपात स्थितियाँ, लैंडस्लाइड, यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयन, तो उनमें आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो उनके पास डेवलपमेंट का क्या सोर्स है? इसलिए ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मांगते हैं। अच्छा, सेपरेट राज्य होने की बात भी क्यों है? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से क्यों अलग जिल मतलब वो बना, स्टेट बना? क्योंकि अगर आप एक कॉमन स्टेट रखोगे तो वो स्टेट का जो मुख्यमंत्री है या उनकी जो भी सत्ता है वो मैदानी क्षेत्र पे ज्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वोट बैंक मैदानी क्षेत्र में होता है और पहाड़ के ऊपर लोग इतने होते नहीं हैं। तो राजनीति उनको ये सिखाएगी कि आप ज्यादा खर्चा उन क्षेत्रों में करो जहाँ पॉपुलेशन डेंस है। इसका नतीजा क्या होगा कि वो एक तरफ झुक जाएंगे और पहाड़ी क्षेत्र ऐसे छूट जाएंगे। इससे बेटर है कि पहाड़ी क्षेत्र को आप अलग स्टेट बना दो ताकि ये प्रॉब्लम तो खत्म हो। अब यूपी है तो यूपी को अलग फंडिंग जा रही है और हिमालयन मतलब उत्तराखंड को अलग जा रही है, और इस बात की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाती है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार ये कुछ एरियाज है, रुड़की वगैरह इस तरह के, मतलब थोड़े मैदानी टाइप के ज्यादा है तो कंपेरेटिवली, मतलब हो सकता है उत्तराखंड की सरकार उन पे थोड़ा ज्यादा खर्च कर दे। ओवरऑल तो पहाड़ी क्षेत्र ही है ना मोटा।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं तो वहां पर भी फिर इश्यू आएगा। तो आप इस बात को समझे कि डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। जब डेवलपमेंट डाउन हो जाएगा तो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो राज्यों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके डेवलपमेंट प्रोफाइल में डिफरेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की वजह संविधान नहीं है, आर्थिक विकास में अंतर है। बहुत अच्छे से समझ लेना ये सारे टॉपिक। और जैसे मैं इसको व्यू देता हूँ ना, अलग अलग चीज़ों से लिंक बनता है, वो लिंक आप जितना जल्दी सीख जाओगे तो आपका सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा। जब एक टॉपिक, अब स्पेशल कैटेगरी का टॉपिक भी इससे कनेक्ट हो गया, और सेपरेट स्टेटहुड की बात भी हमें आंशिक रूप से समझ आ रही है, जिसमें मैं वजह कोई लिंग्विस्टिक नहीं दे रहा आपको, लिंग्विस्टिक वजह नहीं दे रहा क्लास के अंदर, मैं डेवलपमेंटल वजह दे रहा हूँ। तो या मत करो क्लास के अंदर। 2-3 बच्चे ऐसे रखते हैं कि वो सो ही जाएंगे, अभी गिर जाएंगे नीचे। पता नहीं, तैयारी खाना पूर्ति हो रही है और तो कुछ नहीं हो रहा। एक डायग्राम बनाते हैं इसके नीचे। उनिंदे से रहते हैं, मतलब ऐसे करके। कम खा लिया करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आज दिन तक जिन्होंने कम खाया वो वैसे ज्यादा जीवित रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वर्टिकल ऐसे दिखा दिया मैंने, स्टेट्स के ऊपर सेंटर, और ये स्टेट्स यूँ जा रहे हैं, ABCD करके सांकेतिक रूप से दिखाया गया है। यहाँ मन में जीरो जैसा मन में समझना है।
ए स्टेट की राजकोषीय शक्ति 0 के आसपास है, बी की उससे ज़्यादा है, सी की उससे ज़्यादा है, डी की और ज़्यादा है, इससे डॉट्स बना दिए। और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस बोलेंगे इस प्रकार की डिफरेंस को। और इसकी वजह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसमें जो डिफरेंस आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो वजह यहाँ पे दिखा दी। और वर्टिकल इम्बैलेंस की वजह संवैधानिक प्रावधान है। प्रावधानों को इंग्लिश में प्रोविजंस कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, एक बिंदी लगा दी मैंने, CONST करके, का मतलब संविधान है संक्षेप। ये तो मैंने अभी तक जो लिखाया उसको बताया है इसमें। अभी प्रस्तावना चल रहा है आपका, पैराग्राफ चेंज करिए यहाँ से। देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग का गठन उपर्युक्त वर्णित, इनका वर्णन किया गया, उपर्युक्त वर्णित असंतुलनों को दूर करने के बारे में आवश्यक सुझावों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कोमा लगाना है लास्ट में, किया जाता है कोमा। फिर आगे लिखिए, हालांकि आयोग से अन्य मुद्दों पर भी राय मांगी जा सकती है। अन्य मुद्दों पर भी राय मांगी जा सकती है। अन्य मुद्दों पर भी राय मांगी जा सकती है। हालांकि से शुरू करते हुए आगे तक को अंडरलाइन कर दो आप। अन्य मुद्दों पर भी राय मांगी जा सकती है। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इम्पोर्टेंस कैसे पता लग रहा है? तो कई बार क्या होता है कि सवाल तो किसी और एरिया का होता है, लेकिन बेसिक पैटर्न आप दूसरे एरिया में डाल के भी निकाल सकते हो कि ऐसा सवाल इधर भी बन सकता है। एक बार एक सवाल पूछा गया था कि IMF ऋण देता है, फिर ऑप्शन दिया उन्होंने, केवल सदस्य राष्ट्रों को, केवल लगाया, केवल सदस्य राष्ट्रों को, फिर बोला सदस्य और गैर सदस्य दोनों प्रकार के राष्ट्रों को, और बाकी भी ऑप्शन थे। तो वो सवाल तो उस तरह का है। अब वही पैटर्न इधर कैसे बनेगा, ये समझना है ना आपको। और जगह तो मैंने कहीं अंडरलाइन नहीं कराया, और जो चीज बिल्कुल ही सेकेंडरी आपको लग रही थी कि अन्य का पता भी नहीं है हमें, और उसको मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ क्लास में। तो वो वैसे घुमाएगा जैसे IMF में घुमाया था उसने। और कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, वो खाली पढ़ते रहते हैं। उनको क्या लगता है IMF कब स्थापित हुआ, ये उनको जरूरी सूचना नजर आती है। सन पता होना चाहिए, सदस्य कितने हैं ये पता होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चलो ये भी पता लगा लिया आपने। तो ये बार की सूचनाएं। लेकिन एक बारीक पढ़ना जिसको हम कहते हैं, कि ध्यान से पढ़ना कि इसमें कोई घुमाव आ रहा है क्या लैंग्वेज में। मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको मैंने कल सवाल पूछ लिया ऐसे, ये तो हिस्ट्री के, बोले बहुत तैयारी चल रही, मेरे को पता नहीं क्या सूझा, मैंने उसको, अब वो उत्तर नहीं दे पाया, परेशान हो गया। बोले सर, मैंने कहा यार किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, हमें तो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो कि
अच्छी चल रही है और ये तो मैं तो नॉर्मल सी बात पूछी आपसे, अटक गए हो। फिर 2-3 सवाल पूछे फिर अटक गए। मैंने कहा ऐसा है, अभी पढ़ाई करो आप। अब आज मैं जब यहाँ क्लास में आया उससे पहले 1-1.5 घंटे पहले फोन आया उनका कि सर मैं सुबह 7 बजे सोया और सर एक सवाल फिर से पूछो ना। मैंने कहा मेरा काम भी थोड़ी है यार, मेरे को हिस्ट्री थोड़ी आती, मेरी तो ऐसे ही पूछ लिया था आपसे, आप ऐसे मत कहो कि फिर से सवाल पूछो, ऐसे मेरे दिमाग में थोड़ी ना बैठे मैं खूब। जो मैंने कहा यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब, आप रहने दो इसको, अपनी पढ़ाई करो बस। जैसे मैं करके उनको मना कर दिया, क्योंकि वो उसका उस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं गया जो मैं पूछना चाह रहा था, मतलब तो वो इसलिए वो कहे कि वो स्पेशलाइज्ड मैं पकड़ नहीं पाया उस बात को। तो वही बात होती है कि आपका ध्यान कैसे जा रहा है, मतलब आपने ये देखना है इसमें। अब वो कैसे घुमाएगा आपको, आप 16वां वित्त आयोग सारे ही पढ़ के चले गए लेकिन वो कुछ और ऑप्शन दे रहा है आपको। मतलब वित्त आयोग गठित किया जाता है और फिर उसमें ऑप्शन दे रहा है, लंबवत और क्षैतिज असंतुलनों को दूर करने के बारे में आवश्यक राय देने हेतु। फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि इन असंतुलनों के अलावा अन्य मुद्दे जो सरकार द्वारा बताए गए हैं पर राय देना। अब यहाँ पर आपको बस आर और पार हो रहा है, मतलब क्योंकि आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं उसे, अब आप अटक गए उसमें। भाग्य भरोसे कर दिया तो ठीक है, और नहीं तो आपका सवाल तो गया। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि वित्त आयोग के जो भी प्रेसिडेंट महोदय उनके लिए जो बताते हैं कि आप ये राय दो हमें, तो उस राय के अंदर वो कोई दूसरा टॉपिक भी डाल सकते हैं कि हमें इस चीज पे भी आप बता दो। कि जैसे हम सहकारी संघवाद राजकोषीय क्षेत्र में क्या नवीन तरीके अपनाएं, कृपया हमें बताएं। यूटिलिटी सर्विसेज, बिजली पानी ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह में प्रशुल्कीकरण का स्तर क्या होना चाहिए, कृपया हमें बताएं। जीएसटी को और बेहतर ढंग से हम कैसे लगाएं, कृपया ये बताएं। क्या आपके अनुसार पेट्रोलियम वस्तुओं को जीएसटी में लाया जाना चाहिए, कृपया ये बताएं, और अगर ऐसा है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए और स्टेट और सेंटर रेवेन्यू पे उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी और उसका समाधान क्या होगा। अब ये जितने टॉपिक मैंने बोले इसमें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं हो रही है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब उनको बाहर नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि इनके अलावा अन्य मुद्दों पर भी राय मांगी जा सकती है, ये लिखा है ना मैंने आपको। तो अब आपका ज्ञान बैलेंस बनेगा कि अच्छा ऐसे वाले टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो सरकार को उचित लगे पूछा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है और उस मैंडेट को हम कितना वाइड कर सकते हैं, ये भी आपको सीखना है। मतलब संविधान क्या कहता है और कितना स्कोप छोड़ रहा है बाकी बातें कहने के लिए। बेसिकली आर्टिकल 280 में जो ये गठित होता है, इसका बेसिक पर्पस तो यही है कि सेंटर स्टेट के बीच में जो ये गैप आ रहा है और फिर स्टेट स्टेट के बीच में जो गैप रहता है, इसको कैसे हम खत्म करें। बेसिक पर्पस इसका यही है। लेकिन इसकी लिखावट इस तरह की है कि सरकार अगर चाहे तो अन्य मुद्दों पर भी राय मांग सकती है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है जब ऑप्शन पढ़ो आप तो। और वित्त आयोग पे मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, 2-2, 3-3 साल के गैप पे सवाल पूछता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका है, टर्मिनल ईयर की तरफ हम जा रहे हैं। वित्त आयोग को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आगे क्वेश्चन बनेगा ये जो एग्जाम आ रहा है उसमें भी शायद, और या और 23 की पीटी में भी पूछा था। एक एक 2 साल 3 साल की पीरियड मान लो आप, उसमें वो बार बार पूछता है, वित्त आयोग पे क्वेश्चन बनाता है। अब आप कैसे उसको पढ़ के जाते हो ये आपको देखना है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए लंबवत असंतुलन को दूर करने के लिए लंबवत असंतुलन को दूर करने के लिए आयोग द्वारा निम्न आयोग द्वारा निम्न 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है।
दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। देश लगाइए, फर्स्ट लिखिए। केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों में राज्यों का हिस्सा राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना, पूर्ण विराम लगा दें। तो इसके ठीक नीचे आप ऐसे लिखे अपवाद, सेस एंड सरचार्ज से कलेक्शन मतलब संग्रहण, ये बात हमारी पहले हो चुकी है। केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, ये भाषा बहुत काम की है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केंद्र कर लगाता लेकिन वसूलता नहीं है। कुछ स्टाम्प ड्यूटीज होते हैं ऐसे किसी ने लिख के जो भेजा है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ स्टाम्प ड्यूटी कितनी होनी चाहिए उसकी डिटर्मिनेशन सेंटर ने कर दी, कलेक्शन लेकिन स्टेट कर रहे हैं या लोकल बॉडीज कर रहे हैं। तो केवल कर की डिटर्मिनेशन और इम्पोजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि यू आर कलेक्टिंग द टैक्स, पॉइंट टू बी नोटेड। imposing authority may or may not be collecting authority. Any authority which is imposing the tax may not be the authority of collection. एक CST नाम का एक टैक्स था पहले, GST में मर्ज हो गया वो, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स, आपने संविधान में पढ़ा होगा। अंतरराज्य व्यापार पर सेंटर टैक्स लगाता है, ये पढ़ा होगा। इंटरस्टेट जो मूवमेंट होता है, और कल की क्लास पे अगर ध्यान दें तो IGST केंद्र लगाता है, मैंने इसे लिखा रखा है, इंटरस्टेट ट्रेड और आयातों के ऊपर। और GST का लॉ पढ़ोगे तो आयातों को इंटरस्टेट सप्लाई माना गया है। सिंस सेंटर कैन इम्पोज टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, देयरफॉर center will impose tax on imports because in GST law imports are equal to interstate supply. आयातों को इंटरस्टेट सप्लाई के बराबर माना गया है, और चूंकि केंद्र इंटरस्टेट सप्लाई पे टैक्स लगा सकता है इसलिए आयातों पर IGST वो लगाएगा। ऐसे ऐसे है। अब CST अंतरराज्य व्यापार पे लगा करता था 4% की रेट से शुरुआत में, कालांतर में उसको 2% कर दिया गया था। जब वो मर्ज होने जा रहा था GST में, मर्जिंग के टाइम पे वो 2% के लेवल पे था, इनिशियली वो 4% पे था। सुन के आपको थोड़ा सा ये होगा, सेंटर लगाता था बस, कलेक्शन स्टेट करते थे, और ओरिजिन स्टेट के पास CST रहता था। ओरिजिन जैसे इंटरस्टेट ट्रेड में मैंने GST स्ट्रक्चर आपको कैसे समझाया, डेस्टिनेशन बेस्ड। मैं आपको एक बात बार बार ये कहता हूं कि आप क्लास पे ध्यान दो। कब दोगे, मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि आप कब दोगे। आप बहुत सीरियस नहीं हो, ये समस्या है आपकी क्लास में दिख रही है मेरे को। और मॉर्निंग का बैच में तो आपसे आगे निकल रहा है ये ध्यान के अंदर।
बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वो बच्चे। अभी आपकी क्लास कंपोज होने में ही चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी भी इसको कंपोज होने की आवश्यकता है। इस क्लास बहुत डिस्ट्रैक्शन, आपकी क्लास में पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है। जो एक कूल एनवायरनमेंट होता है, जो टीचर के लिए जरूरी होता है, वो आप नहीं दे पा रहे हो अभी। और मेरे को इंट्यूशन होता है, मुझे फील आता है हर चीज़ का, तो मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और आप में से कई बच्चे अभी पढ़ने की प्रक्रिया में नहीं लगे हुए हैं, ये गलत है। आप सिर्फ टटोलने के लिए आते हो क्लास में, टाइम पास कर रहे हो, बस जाते हैं बैठते हैं, आधा टाइम ऐसे निकालते हैं, और ये क्या है मतलब। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लो। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको पढ़ने में निकालने में पसीने छूट जाएंगे, जो आपको एक ढंग से मिल रही है, और उनकी मैं डायरेक्शन समझा रहा हूँ आपको। सेंटर स्टेट रिलेशंस में आपको ये डायरेक्शंस पकड़ने पड़ेंगे। मैं ये आपको कह रहा था, मैं बात को लैंग्वेज को नहीं पकड़ रहे हो आप। मैं लैंग्वेज क्या लिखा रहा हूँ, मैं काम चलाओ भाषा नहीं है इस क्लास की। कॉमा का भी मतलब है इस क्लास के अंदर। केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, इस भाषा को आप ऐसे ही समझ रहे हो क्या कि हमने रोबोटिक वे में लिख दिया है इसे? नहीं, यहाँ रोबोटिक वे नहीं है, क्लैरिटी है। केंद्र इस मुद्दे को उठा सकता है कोर्ट के अंदर कि सर, आई एम इम्पोजिंग ऑथोरिटी बट आई एम नॉट कलेक्टिंग ऑथोरिटी, वाइल लैंग्वेज इज वोट की मेरे द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, वो करों का हिस्सा दूंगा ना मैं। ये लैंग्वेज मायने रखती है ना, कि सिर्फ मैंने टैक्स लगाया लेकिन मैंने कलेक्ट तो नहीं किया ना, तो उसका हिस्सा मैं कैसे दे सकता हूँ? ये लैंग्वेज को माइंड करना जरूरी है ना। तो मैंने दो एग्जाम्पल आपको उठाया, स्टाम्प ड्यूटी, एक मैं सीएसटी समझा रहा हूँ जो हिस्टोरिकल है, आज की तारीख में वो टैक्स नहीं है, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार पर सेंटर लगाता था, कलेक्शन स्टेट करते थे, और ओरिजिन स्टेट के पास हो रहता था। जैसे कि दिल्ली से माल आप राजस्थान भेज रहे हो, तो राजस्थान को नहीं मिलता था वो दिल्ली को मिलता था। जबकि जीएसटी कैसा है, डेस्टिनेशन। ये फर्क आते हैं इसमें। तो हमारी भाषा क्या है, केंद्र वित्त आयोग दो विधियों का प्रयोग करता है, जिसमें पहला चल रहा है केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों में राज्यों का क्या करना है, हिस्सा निर्धारित है। पहला पॉइंट है। दूसरा लिखिए, और अपवाद ये दे दिया नीचे, है ना, इससे कोई कलेक्शन आएगा तो नहीं बंटवारा होगा। ठीक है, अब सेकंड लिखिए, आर्टिकल 275 में वर्णित स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, जिनका हिंदी होगा वैधानिक अनुदान, वर्णित स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की सिफारिश करना। दो प्रकार के अनुदान भारतीय संविधान में है, एक आर्टिकल 282 में है, इनको डिस्क्रेशनरी ग्रांट कहते हैं, इंग्लिश में तो ये नाम है इनका, डिस्क्रेशनरी ग्रांट। और डिस्क्रेशन का मतलब विवेक होता है, तो विवेकाधीन अनुदान कहते हैं। कि जो हिंदी बनेगी इनकी, दो तरह के अनुदान स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं, एक ये वाली आर्टिकल 275 और एक आर्टिकल 282।
फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। उनको डिस्क्रिशनरी बोलते हैं, वो केंद्र के विवेक पे चलता है और इनकी सजेशन कोई आयोग नहीं करता है इनका। जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती है, ये जो मैंने आपको बताया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनमें जितने भी अनुदान जा रहे हैं हमारे इंडिया में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत या कुछ भी, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। बटन कभी भी बंद कर सकता है केंद्र इनका। ये कोई स्टेट की बात समझ नहीं आई, केंद्र को नाम बदल दिया, केंद्र जो कह रहा है वैसा नाम नहीं रख रहा है, आउटकम प्रॉपर नहीं आ रहा है, केंद्र की मॉनिटरिंग में वो फेल हो, जो भी कारण बन सकते हैं, केंद्र जिस दिन चाहे उस दिन इनका बटन बंद कर सकता है। तो मिनिस्ट्रीज अपने हिसाब से डायरेक्ट हैंडल करते हैं इनको, और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है इसको लेकर, सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल कह रहा है कि आप अपने विवेक से दे दो बस। और यहाँ पर विवेक नहीं चलेगा, यहाँ पर आयोग है, वित्त आयोग। हालांकि आयोग खुद भी एडवाइजरी है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो वित्त आयोग सलाहकारी ही माना गया ना। लेकिन फिर भी अगर हम संवैधानिक संस्थाओं की कद्र करते हैं तो सलाहों के ऊपर डस्टर नहीं घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने फिर आयोग क्यों बना रखा है? फिर तो भाई बात ही बिगड़ जाएगी ना कि यूपीएससी भी सलाहकारी है। ऐसे तो यूपीएससी भी तो सलाहकारी है। मान लो एक बैच अपॉइंट हो, मतलब उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रपति जी की ओर से हमें ये चाहिए, मतलब कुछ उपयुक्त उम्मीदवारों की आवश्यकता है अलग अलग सेवाओं के लिए। उन्होंने आयोग को बोल दिया, आयोग ने कहा ठीक है, मैं रेकमेंड करने की कोशिश करूंगा, और हमारे हिसाब से जो हम जिसको रेकमेंड करेंगे वो अच्छे ही होंगे, और उसके लिए हमने एक पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है। तो पीटी मेंस और साक्षात्कार करके उनकी मेरिट बना के ये लिस्ट हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो वो ये नहीं लिखते लिस्ट में कि इनका अपॉइंटमेंट कर लें आप, वो लिखते वी रेकमेंड, ये एक अभ्यर्थियों को हम रेकमेंड कर रहे हैं। और वो पूरी लिस्ट को उठा के वो डस्टबिन में डाल देगा कि नहीं करना हमें तो इनका। तो आप किसी कोर्ट में जाने में तो चले जाओ, लेकिन आपका रिट खारिज हो जाएगा। बोले गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन नहीं मानी तो इसमें लॉ के हिसाब से तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हाँ, आप में से किसी को ले लिया और किसी को नहीं लिया, तब फिर आप आर्टिकल 14 वगैरह जो भी होते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि वो कई जगह आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ो, मतलब यूपीएससी के स्तर का तो मैं नहीं बता सकता आपको कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है क्या मेरे पास, लेकिन स्टेट लेवल पे दिख जाएगा आपको कहीं कहीं पे कि पूरा का पूरा क्लर्क की भर्ती निकली, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको भर्ती नहीं किया, छोड़ दिया ऐसे, पूरा लिस्ट ही रिजेक्ट कर दिया। आयोग चाहे स्टेट लेवल का हो या यहाँ का, सब एडवाइजरी है। लेकिन हम बहुत रेयर सुनते हैं ना ये बात, और आपको भी थोड़ा दिमाग पे जोर भी लग रहा है कि कोई केस मेरे को नहीं सुनने में आया, ऐसा ऐसा सोच रहे होंगे आप। इसका मतलब क्या है कि हम आयोगों की बात इन जनरल मान लेते हैं क्योंकि हमने उनको बना ही इसलिए रखा है। अब उनकी लिस्ट नहीं मानेंगे तो ये तो अजीब सा होगा, जब तक कि हमें कोई घोटाला ही नजर ना आ जाए। ऐसे वित्त आयोग बना हुआ है तो उसका सम्मान किया जाता है कि हम आपकी रिकमेंडेशन, हाँ 19-20 ऊपर नीचे होता है। मेरे को पता है कि 15वीं वित्त आयोग की कुछ सिफारिशों को यूनियन ने नहीं माना, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ रखा उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट्स के, जो इतनी पब्लिक के सामने नहीं आ पाती है। तो बहुत सारी बड़ी रिपोर्ट होती है ना, कई बातें होती है उसमें, कुछ अच्छी लगती है कुछ नहीं लगती है, मोटे मोटे तो मान ही लेते हैं वो लोग। तो कुल मिला के 275 वाली जो अनुदान होती है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि आयोग रेकमेंड कर रहा है। तो आयोग के अंडर में कौन सा आएगा? 275 वाला। अब दो बातें हो गई, एक तो केंद्रीय करों में हिस्सा दिया जाएगा, तो केंद्र एक हिस्सा देगा प्लस अनुदान भी देगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो ऊपर था अनुदान और हिस्सा देने की वजह से नीचे आएगा और राज्य ऊपर आएंगे, तो ये वर्टिकल इम्बैलेंस खत्म होगा। तो दो तरीके हैं आयोग के पास जो मैंने बताया। पैराग्राफ चेंज करिए।
क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के लिए क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के लिए आयोग द्वारा इंग्लिश लिखिए डिविजिबल पूल आयोग द्वारा डिविजिबल पूल में राज्यों का हिस्सा निर्धारण करते समय राज्यों का हिस्सा निर्धारित करते समय पारदर्शी रूप से एक सूत्र का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को तुलनात्मक रूप से अधिक हिस्सा प्राप्त हो। पूर्ण विराम लगाइए। जो फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये ट्रांसपेरेंट भी माना जाता है। पीछे के पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक आया हुआ भी है इस तरह का ही सवाल, उसका उत्तर कुछ इस तरह का ही था कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता रहती है। सवाल भूल गया हूं मैं, लेकिन ये पारदर्शिता वर्ड को टच कर रहा था। ये सवाल जिन दिनों पूछा गया था उस समय प्लानिंग कमीशन भी था। प्लानिंग कमीशन के ट्रांसफर और फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफरों में ज़्यादा बढ़िया फाइनेंस कमीशन माना गया है। ये प्रॉपर सूत्र बना के जिसको अब आपने फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूले के हिसाब से जिसको जो मिल रहा है वो मिल रहा है। एक आप नहीं कहते हो कई बार कि वस्तुनिष्ठ मानक, मतलब ऐसे मानक जो सब्जेक्टिविटी नहीं रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब किसी का मुंह देखकर तिलक नहीं कर रहे हो। आपने पहले ही पैरामीटर बना रखा है कि हम उनको ही तिलक लगाएंगे जो इस पैरामीटर में आ रहे हैं। एक तरीका ये होता है कि देख देख के तिलक लगा रहे हैं, तो सब्जेक्टिविटी आ गई ना उसके अंदर। तो वो पैमाना, वो तो मैं सूत्र आपके सामने बनाऊंगा। तो आयोग ने पिछले वर्षों में ये किया है कि कुछ नई नई चीजें भी उसमें डाल दी। मतलब वो एक अलग बात है कि हमने खिचड़ी बना दी उसकी। बाकी फिलोसॉफिकली सूत्र की डिजाइनिंग ऐसे होती है कि जो गरीब होते हैं उनको ज्यादा मिल जाता है। डिविजिबल पूल उसको कहते हैं जो कितना हिस्सा राज्यों में जाएगा वो अमाउंट। मतलब जैसे अगर मैं आगे लिखाऊंगा आपको 42,24,760 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग के अनुसार 5 साल की पीरियड में 21 to 26 की पीरियड में ये अमाउंट बटनी थी उनके अनुमान के अनुसार। तो 42,24,760 करोड़ रुपए क्या बन गया? वितरण योग्य राशि।
ये राज्यों में बटेगी। अब राज्यों में जब आपने निकाल दिया कि ये राज्यों में बटेगी, तो किस राज्य को फिर कितना मिलेगा ये भी तो आपको निकालना पड़ेगा, कि पंजाब को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, राजस्थान को कितना मिलेगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। या राज्यों की संख्या से भाग लगा दोगे, तो भाग लगा के सबको बराबर बराबर दोगे, तो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, मैं तो हॉरिजॉन्टल लिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस कैसे कम होगा? वो तो वहीं कम ही रह जाएगा। जैसे एक आदमी के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 100 रुपए हैं, तो गैप कितना है? 90 रुपए का। 90 रुपए का हुआ ना, मतलब 100 में से 10 हटाए तो गैप 90 रुपए का हुआ। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे इन दोनों को देने हैं, मतलब इन दोनों लोगों को, जिसकी 10 इनकम है, जिसकी 100 है, और मैंने 10 में 2 का भाग लगा दिया और दोनों को मैंने 5-5 दे दिए। अब आप मैथमेटिक्स करके देखो कि जिसके पास 10 रुपए थे, उसके पास अब कितने हो गए? 15। और उसके पास कितने हो गए? 105। तो गैप तो 90 का 90 ही रहा। हॉरिजॉन्टल का मतलब यूं वाली गैप है, यूं वाली गैप तो 90 पे रह गई ना पैसा देने के बाद भी। वर्टिकल तो कम हो गई। जैसे मैं बड़ा हूं तो मैंने 10 रुपए दे दिए उनको, तो मैं नीचे आ गया, वो थोड़े ऊपर आ गए, तो वर्टिकल तो कम हो गई, हॉरिजॉन्टल कम नहीं हुई, क्योंकि आपने क्या किया, दोनों को बराबर बराबर दे दिया, तो उनके बीच में गैप तो उतना का उतना ही रहा। आपको हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस भी तो कम करना है, तो इसका तो कैसे कम होगा? 10 में से 9 रुपए उसको दे दें हम, या 7 रुपए दे दें जिसके पास 10 रुपए थे, 1-2 रुपए 3 रुपए हम 100 रुपए वाले को दे दें। अब गैप को मापो तो कम आ जाएगा पहले से। तो आयुक्त सूत्र ऐसे बनाएगा जो पिछड़े स्टेट होंगे उनको ज्यादा मिले। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, उपरयुक्त के अलावा कोमा लगाइए। आयुक्त इसे लिखिए, आयुक्त ये लिखिए, वैधानिक अनुदानों के अंतर्गत, वैधानिक अनुदानों के अंतर्गत एक बार इंग्लिश में लिखिए, स्टेट स्पेसिफिक राज्य विशिष्ट, स्टेट स्पेसिफिक अनुदानों, स्टेट स्पेसिफिक अनुदानों की सिफारिश भी कर सकता है, की सिफारिश भी कर सकता है। पूर्ण विराम लगा दें, बात को समझें। फॉर्मूला वो बनाता है, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला ही ऐसा होगा कि पिछड़ों को ज्यादा मिलेगा। उसने देख लिया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर भी क्या होता है कि उसको ये महसूस हो सकता है आयोग को कि इनको कम पड़ रहा है, मतलब जो स्टेट है, जो जिनकी माली हालत खराब है, उनको कम पड़ रहा है। तो जब ये वैधानिक अनुदान तैयार करता है, जो मैंने आपको 275 वाले बता रखे हैं, इसी में एक कैटेगरी बना देगा। 10,33,000 करोड़ रुपए के अनुदान इसने संस्तुत किए थे 15वें वित्त आयोग ने, टोटल मिला के 5 साल की पीरियड के लिए। तो 10,33,000 करोड़ में वो कोई एक फिगर निकाल देगा अलग से। इसमें अलग अलग हेडिंग्स होते हैं, जैसे डिसेस्टर से रिलेटेड ग्रांट। अब डिसेस्टर ज्यादातर कहाँ पर आएंगे? पहाड़ वगैरह या सुनामी कोस्टल एरिया, या वो ये भी कह सकता है कि डिसेस्टर जहां भी आ जाएंगे वहां पे इसमें से निकाल के देंगे, जब तक डिसेस्टर नहीं होगा तब तक नहीं देंगे। समझ रहे हो ये बात? मतलब डिसेस्टर के नाम से ग्रांट है हमारे पास, जहां पे आ गया वहां पे भेज दिया, नहीं आया तो नहीं भेजा।
ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको इसके अंदर आके समझना है कि जैसे आप फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, तो आप कैसे इसको कर रहे हो। अभी मन नहीं लगा ना आपका पढ़ाई के अंदर ठीक से, तो वो मन जब लग जाएगा आपका, रम जाओगे इसके अंदर, फिर हर बात ही अच्छी लगेगी। हाँ ये पॉइंट नया मिला, तो उससे फिर आपको और आनंद बढ़ जाएगा कि यार ये तो नया, नए नए पॉइंट से आपको और माइंड खुल जाएगा। और ऐसे पढ़ोगे तो कई टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पॉइंट्स आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोकल बॉडीज वाले ग्रांट भी होते हैं उसके अंदर, जो पंचायती राज वगैरह से रिलेटेड, इतना आपको नहीं पढ़ना होता है, लेकिन थोड़ा पढ़ोगे तो आइडिया फॉर्म होगा। बजट में घाटा आ जाता है तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी होते हैं, डिसेस्टर के भी होते हैं, लोकल बॉडीज के भी होते हैं। कोई विशिष्ट समस्या है किसी स्टेट में, उसको ध्यान में रखकर भी उसी के अंदर एक कैटेगरी बना दी, इस तरह से आपने उसको डिजाइन कर दिया। तो फॉर्मूला अपनी जगह पर है, केंद्रीय करों में हिस्सा अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद भी आयोग इतना ध्यान रखता है कि कोई स्टेट को कोई कमी तो नहीं रह गई, मतलब अगर कोई कमी रह गई तो उसको कैसे सही कर सकते हैं, ये वो माइंड लगाता है। इसलिए वो कुछ राज्य जब लग रहे हैं कि सिंपल फॉर्मूले में उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है, तो राज्य विशिष्ट अनुदान बना देगा, उसी के अंदर कह देगा ये अनुदान इन इन राज्यों को ही जाएंगे और बाकी को नहीं जाएंगे, और इन इन परिस्थितियों में जाएंगे, बाकी परिस्थितियों में नहीं जाएंगे। इसीलिए आप 15 वित्त आयोग की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ोगे जो अब तक की है, तो आपको कई जगह यह मिल जाएगा कि जितने ग्रांट केंद्र ने बोले थे और आयोग ने बताए थे, राज्य उनका उपयोग नहीं कर पाए और उतना मनी उनको ट्रांसफर नहीं हुआ जितना आयोग का अनुमान था। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या बन जाते होंगे। अब आप डिसेस्टर की कह रहे हो, तो देखने में तो इतना जाएगा डिसेस्टर के नाम, डिसेस्टर आया ही नहीं मान लो, तो वो रह गए अनुदान वहीं पे छूट गए, ऐसे होता है। तो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का तरीका इस तरह से बन गया। अब हम केस स्टडी में आ जाएंगे। ये तो मैंने आपको प्रस्तावना और जनरल बताया, अब 15वां वित्त आयोग लूंगा तो वो केस स्टडी बन गया आपके लिए। तो दो काम हो जाएंगे, जो पढ़ा वो समझ में आएगा, और प्लस जो 15वां वित्त आयोग आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा जिस टाइम में दे रहे हो, तो 2026 तक तो ये आयोग रहेगा ही रहेगा। तो प्रस्तावना कंप्लीट हो गया, इसके बाद अगला हेडिंग लगाएंगे। इसका तो रेलिवेंस है नहीं, तो
इंटरिम रिपोर्ट बोला गया था इसको। कोरोना पीरियड के लिए 1 साल की अलग रिपोर्ट बनी थी और बाकी 2021 से 26 तक का फाइनल रिपोर्ट है ये। तो अभी हम इसको ध्यान में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो मैंने यहीं पे इसका परिचय दे दिया आपको, यहाँ पे इसे बना के थोड़ी सी डिटेल दे दी है। इसके बाद आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। आयोग द्वारा ये कहा गया था कि केंद्र अपने द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों का कम से कम 41% हिस्सा राज्यों को उपलब्ध करवाएं। पैराग्राफ चेंज करिए। आयोग द्वारा उपर्युक्त संदर्भ में लिखिए रिसोर्स ट्रांसफर की राशि का अनुमान अनुमान 42,24,760 करोड़ रुपए पर लगाया गया है। ये सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ है ना कॉन्सेप्ट सारे एम्प्टी विदाउट फैक्ट्स की बात को जस्टिफाई करने के लिए है। कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन फैक्ट नहीं होने की वजह से कुछ कुछ खालीपन रह जाता है, तो उसको भरने के हिसाब से फैक्ट चल रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। उपर्युक्त के अलावा कॉमा लगाइए। आयोग द्वारा उपर्युक्त के अलावा आयोग द्वारा रुपीज ये 10,33,062 करोड़ के वैधानिक अनुदानों की सिफारिश की गई। पूर्ण विराम लगाइए। आगे लिखिए पैराग्राफ बनाते हुए नीचे इस प्रकार कॉमा लगाइए
केंद्र द्वारा राज्यों को होने वाले टोटल रिसोर्स ट्रांसफर में करों में हिस्से की भूमिका 80.35% है, जबकि अनुदानों की भूमिका 19.65% है। तो ऐसे ये पॉइंट्स से ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप 80-20 का भी गणित बना सकते हो कि ये 20 के आसपास है, ये 80 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको इंटरव्यू की स्टेज पे कई स्टेजें देखनी है, ऐसा थोड़ी। तो आपको ट्रेंड तो पता होना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। और वैसे स्टेट ऑटोनॉमी के लिए वैसे वित्त आयोग के अनुदान कोई बुरे नहीं होते, लेकिन अनुदानों में दया आ जाती है। दया, अनुदान दया पे चलते हैं। और आप जब हिस्से की बात करते हो तो वहाँ दया नहीं होती है, मतलब वहाँ एम्पावरमेंट होता है, ये आपका हिस्सा है मतलब। और कंडीशंस नहीं होती, वित्त आयोग में भी कुछ कुछ कंडीशंस रहते हैं मतलब। तो इसलिए वो अनुदानों की इस्तेमाल जो है वो कंडीशन के लिंकेज की वजह से ना, रिसोर्स आता हुआ दिखता है लेकिन यूज नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि हमने उस चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखा प्रॉपर। अगर आपने ग्रांटों का ठीक से प्रयोग नहीं किया तो फिर आपको वापस करनी पड़ जाएगी। और करों में हिस्सा तो आपका है, आप आराम से धीरे धीरे मर्जी आए जैसे इस्तेमाल करो। भाई हमने हिस्सा ही उठा के दे दिया, जैसे माता पिता ने प्रॉपर्टी बांट दी, उसके बाद वो पेरेंट्स ने कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बर्बाद करो तो तुम समझो, तुम बर्बाद हो गए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बंटवारा कर दिया, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पकड़ा दिया, सबको सबका पकड़ा दिया। एक आपके पेरेंट्स आपको पैसा भेजते हैं उसमें, और एक हिस्सा पकड़ाने में बहुत फर्क है। जब वो पैसा भेजेंगे तो आपको 10 सवाल भी करेंगे कि भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, टाइम पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कभी एक बार ऑफिस वालों से बात कराओ मेरी, और टेस्ट में क्या नंबर आ रहे हैं, ये सब चीज़ें पूछेंगे वो आपसे। फिर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे या तथ्यों को छिपा रहे हो तो बात अलग है। बाकी नहीं चलोगे तो कहेंगे भाई अब मेरे बस की बात नहीं है तुम्हें लगातार इस तरह से पैसा देना। थोड़ा सा अनुदान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मिसयूज ना हो, लक्ष्यों के अनुसार उनका इस्तेमाल हो, गलत तरीका ना अपना ले कोई, तो उन सब चीज़ों को तो ध्यान रखेंगे ना। तो हिस्सा ज़्यादा अगर मिल रहा, हिस्से हिस्से की रोल ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है। तो संघीय वित्तीय संबंधों में आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो या फिर जैसा भी है। तो मैंने यहाँ पे रेशियो भी निकाल के दिखा दिया आपको कि केंद्रीय करों में जो हिस्सा राज्य को मिलता है वो वाली रिसोर्स ट्रांसफर डोमिनेंट है। भाई आप खुद ही हिसाब लगा लो, 42 और इस 10 को जोड़ोगे 52 लाख करोड़ समथिंग। फिर उस 52 लाख में से 42 कितना बनेगा, और 52 लाख में से वैसे ही दिख रहा है 10 50 लाख का 10 क्या होता है, 20% होता है।
52 लाख ट्रांसफर कर रहे हो ना आप, टोटल मिला के 50 मान लो चलो, और वहां 10-33 की जगह 10 मान लो, टोटल मिला के कर का 42 लाख और ग्रांटों का 10 लाख, 50 हो गया। 50 में से 10 कितना बना, 20%। तो ग्रांटों का रोल कम है और टैक्स में इससे का रोल ज्यादा है, तो ये राज्य को सशक्त बनाता है, तो अपनी इच्छा अनुसार लोकल नीड के हिसाब से। अब केंद्र में बैठा बैठा, अब आयोग भी तो केंद्रीय ही है ना, इसलिए जब भी ये आयोग बनता है ना, ये हर स्टेट में घूमते हैं, इनके चेयरमैन हर स्टेट में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं वहां पे जाके, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताओ आप क्या चाहते हो, मतलब एज ए फाइनेंस कमीशन हम तो मेंबर्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उनको साथ में टूर भी कराते हैं, उनको राजी करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे मान लो राजस्थान में गए तो वहाँ के लोकल डांस, फोक, ये सब चीज़ों को उनको दिखाया जाता है। फिर कहीं ना कहीं उनसे विनय किया जाता है कि सर आप देख ही रहे हैं कि 60% तो भूगोल हमारा डेजर्ट में है, और सरफेस वाटर का 1% भी राजस्थान में लगभग नहीं है, मतलब वो भी बहुत, और ट्यूब नीचे गहराई में पानी है, तो फार्मर्स को बहुत दिक्कत आती है, और हमें स्टेट के पास इतने रिसोर्स नहीं है। तो कोई पैरामीटर आप डालिए जिससे हमारे स्टेट को कोई बेनिफिट पानी को लेकर मिले, तो वो उनके व्यूज ले लेते हैं। जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ोगे तो एक पेज पे लिखा हुआ रहता है स्टेट व्यूज, दूसरे पेज पे लिखा हुआ रहता है यूनियन व्यूज, तीसरे पेज पे लिखा हुआ रहता है व्हाट फाइनेंस कमीशन थिंक्स, मतलब ऐसे चलता है, एंड व्हाट फाइनेंस कमीशन रेकमेंड्स, ऐसे ऐसे चलता है। तो ऐसे नहीं कि रूम में बंद होके अपना रिपोर्ट बना रहे हैं, तो सबसे मिलके फिर जो होता है पॉसिबल। अच्छा, यूनियन के संपर्क में भी रहते हैं, लगातार बातचीत में रहते हैं, तो जो रिपोर्ट माननीय यूनियन को हो सकती है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्लेश ना हो और रिकमेंडेशंस को साइडलाइन ना करें, इस तरह से वो चलता है। परिस्थितियां केंद्र की भी देखी जाती है, क्योंकि वो हिस्सा तो केंद्र देगा, तो ऐसे थोड़ी कि मनमानी रिपोर्ट बना देंगे। तो इस तरह से ये लंबवत संतुलन और 15वां वित्त आयोग तो केस स्टडी बन गया हमारे लिए, और वैल्यूज भी आपको दे दी। अब अगला हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट, 15वां वित्त आयोग और क्षैतिज असंतुलन। पंद्रहवां वित्त आयोग और क्षैतिज असंतुलन लिखिए। इस संदर्भ में इस संदर्भ में इस संदर्भ में आयोग द्वारा निम्न सूत्र का निर्माण किया गया है।
राइट। ऐसे ये मानना कि इसके इधर यहाँ पे कहीं या इनके नीचे ऐसे करो, यूपीएससी पीटी आया हुआ ये 23 या 24 में आया हुआ है। मुझे ईयर 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, बट ये पूछा हुआ है। ये वाली साइड आपको बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन। और पहली बार यूपीएससी ने पूछा, बताओ इतने। अब पुराने पेपर वाली जो कहानी है ना, मतलब ये ठीक है लेकिन परफेक्ट नहीं है कि पीवाई क्यू देखकर जो योजना बनाई जाती है तो वहाँ सवाल सही तो हो जाते हैं, लेकिन वो लेवल नहीं पकड़ा पाते आपको जो क्रॉस करा दे एग्जाम। क्योंकि आपको आगे भी तो देखना है, मतलब ये कि पीछे के पीवाई क्यू को सोल्व करने में ठीक है, लेकिन कई चीज, अच्छा इकोनॉमिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे होते हैं ऐसे इकोनॉमिक्स में। तो वो करंट में कोई घटना आती है, फिर वो कॉन्सेप्ट उजागर होता है, फिर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, फ्रंट रनिंग का। आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा, केतन केतन पारिख के मामले में फ्रंट रनिंग एक वर्ड होता है स्टॉक मार्केट में। तो अब फ्रंट रनिंग कोई नई बात तो है नहीं, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट है ना, वो तो कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे तो बहुत कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहोगे तो एम वाई खान की किताब आती है, और आपको 3-4 साल लग जाएंगे स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को पूरा करने में। सुनते जाना मेरी बात को ठीक से आप। पढ़ना कैसे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब या तो हम स्टॉक मार्केट की किताब उठा लें और फिर उसको रेंडमली पढ़ना शुरू कर दें। एक बार ऐसे देखा, जो जो कुछ समझ आए उसको पढ़ के चले गए, या हम उस किताब की एक एक चीज को पढ़ लें। नहीं, स्टॉक मार्केट पे भी सवाल आते हैं, इसलिए हम कोई स्टॉक मार्केट की किताब पढ़ लें। तो आपकी गलत रणनीति है ये। स्टॉक मार्केट ये कोर बेसिक होती है, वो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। इक्विटी किसको कहते हैं, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सेंसेक्स बनता है तो वो कैसे बनता है, तो उसकी मूवमेंट क्या होती है, क्यों होती है, कंपनियां पैसा कैसे इकट्ठा करती है, क्या तरीका है, स्टॉक मार्केट क्यों बना हुआ है। इस तरह की बातें जो एक जनरलाइज्ड होती है, वो तो सबको पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे एल्गो ट्रेड आता है, एल्गोरिदमिक ट्रेड। जैसे सेबी ने एक डिस्कशन पेपर लॉन्च किया था पिछले टाइम की, क्या हम रिटेल इन्वेस्टर, जो बड़े बड़ों को तो अलाउड है इंडिया में, छोटे आदमी जैसे आप और हमारे 2 लाख रुपए तक का निवेश करने वाले लोगों को रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। क्या रिटेल इन्वेस्टर एल्गोरिदमिक ट्रेड करने के लिए उनको छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इस पर एक विचार विमर्श पत्र जारी किया। और पहले की सरकारों में एक सिस्टम था कि कोई भी चीज लेके आ रही है तो उसका डिस्कशन पेपर लॉन्च करते थे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, तो उसका एक विचार विमर्श पत्र जारी कर दिया। उस विचार विमर्श पत्र में क्या होता था, व्हाट इज द टॉपिक, टॉपिक है कि हम एफडीआई अलाउ करें कि नहीं करें। व्हाट आर द प्रोज, मतलब क्या फायदे होंगे। व्हाट आर द कॉन्स, क्या नुकसान होगा। व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ अदर कंट्रीज, एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज हु अलाउड एफडीआई इनटू इंश्योरेंस सेक्टर, व्हाई इन इंडिया वी नीड एफडीआई, एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एंड लाइक दैट। अब उन सबको पढ़ो, सूचना भी वही दे रहे हैं आपको कि सिंगापुर में आया तो उसका क्या रिजल्ट निकला, और मलेशिया में आया तो उसका क्या रिजल्ट निकला, इस तरह से हांगकांग में क्या, वो सब बताएंगे आपको। फिर आपको सोच के उनको बताना है कि आपकी राय में ये होना चाहिए कि नहीं।
मतलब आप अपने कमेंट कर सकते हो सरकारी वेबसाइट पे जाके। ऐसे रेगुलेटर्स भी डिस्कशन पेपर लेके आते हैं जो हमारे ध्यान में नहीं होते, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। अखबार पढ़ो ना, अखबार से तो पता लगेगा कि ये चीज आई हुई है। फिर हम कहते हैं हमारे सवाल नहीं होते सही, कहाँ से होंगे, मतलब आप उस चीज को देख ही नहीं रहे। तो एल्गो ट्रेड के लिए उसमें क्या होता है कि स्ट्रेटेजीज एक सॉफ्टवेयर में, ऐप में डाल के वो आपको प्लान देते हैं, ये वाली स्ट्रेटजी ये, उनको चूज करते हो, फिर उसके बाद वो अपने आप करता है, आपको नहीं करना होता है। कहाँ पे खरीदना, कब बेच देना, वो फिर मशीन करती है, आप नहीं करते। तो अब ये बर्निंग टॉपिक बन गया, तो आपको बताना एल्गो ट्रेड क्या है। फ्रंट रनिंग एक कॉन्सेप्ट है जो पहले से ही है, लेकिन इसको जनरल स्टॉक मार्केट की क्लास में नहीं लिया जा सकता जब तक कि कोई वजह ना बने। अब वजह बन गई तो क्लास में आ गया। जैसे ऐसे मैंने शॉर्ट सेलिंग पढ़ाया था, अडानी जी का मैटर हुआ, तो सीधा यूपीएससी इंटरव्यू में कई बच्चों को पूछा और उन्होंने इस बात की तारीफ करी कि सर ने क्लास में बताया था और हमारा इंटरव्यू सही हुआ, क्योंकि हमने ये ऐप ले रखा था, उसमें सर की क्लास पढ़ रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी करंट को पकड़ के आते हैं। अब आप पीवाईक्यू में जा रहे हो, आज के 10 साल पहले के पीवाईक्यू में, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो उस समय के लिए रेलेवेंट थे, वो आज नहीं है। अब आप मेरी क्लास के नोट्स को उससे मिला के देखोगे तो 2-4 सवाल नहीं कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अभी के देख रहा हूँ ना, ऐसा फर्क आ सकता है थोड़ा बहुत। अब ये सवाल देखते हैं, अब हम लोग भी तो सीखते हैं ना, आपको क्या मतलब 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो सीख ही रहे हैं ना, स्टूडेंट ही हैं अभी तक, तो टीचर बन ही नहीं पाए, ये समझ लो, ये क्लास में आके टीचर बन के दिखाते हैं। अब इसमें क्या है, मेरे को पता था कि भाई कभी तो पूछेगा ये, और नहीं भी पूछेगा तो ये बच्चे को पता होना चाहिए कि सूत्र कैसा है। तो अभी वाली जो 23-24 की पीटी में इन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ उठाए, कुछ बार के ले लिए, कुछ भी दो 2 बार के ले लिए, 2 इसमें से ले लिए, ऐसा कुछ बनाया। कहा कि 15वें वित्त आयोग ने हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये वितरण को डिवोल्यूशन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में उपयुक्त में से किन मानकों का प्रयोग किया था। तो अगर आपको ये थोड़ी सी ध्यान में है तो आप उसको सही या जो भी है कर सकते हो। तो ये सवाल इस तरह इस साइड से आया। अब ये वजन जो होते हैं आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये कभी नहीं आने वाला है, ये वजन नहीं आने वाले, लेकिन क्लास में हम इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मुझे समझाना पड़ेगा कि मैंने क्यों लिखाया कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को ज्यादा पैसा मिलता है, ऐसा सूत्र बनाया जाता है। आप इसके अंदर इनकम डिस्टेंस को देखते हो तो सबसे ज्यादा वेट इसको मिला हुआ है। ये 45 का मतलब बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले आप इसको मार्क कर लें। 1 मार्क आप इसको भी कर सकते हैं। यानी कि पॉपुलेशन भी लेस डेवलपमेंट को ही शो करती है। ये जो वजन दिख रहे हैं इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। हमने एक जगह लिखा था पहले कि 42,24,760 करोड़ रुपए बटने हैं, ये केंद्रीय कर है, कोई भी एक्स अमाउंट है, इसका 41% निकाला तो आयोग ने कहा ये अमाउंट बनेगी। एक्स सेंट्रल टैक्सेस की कलेक्शन है, 41% करके ये अमाउंट ये राज्य में बटनी है। इस बात का खंडन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि राज्यों की संख्या से भाग लगा के बराबर बराबर देने का मतलब उनको मिल तो जाएगा, हॉरिजॉन्टल गैप कम नहीं होगा। तो फिर इसका तरीका क्या है, ये पैसा फिर डिवाइड होगा 2011 की जनगणना के आधार पर, इसका 15% इसके नाम का अलग निकल जाएगा। यूं कह लो कि 6 संदूक बनाए जाएंगे, पहले संदूक पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन 2011,
तो इसका 15% उस संदूक में डाल देंगे, ऐसे बाकी के लिए समझा जाए। जो सबसे बड़ा संदूक होगा जिसमें सबसे बड़ी राशि जाएगी वो ये वाली ही जाएगी, लगभग आधी तो उसी संदूक में चली जाएगी जिसके ऊपर इनकम डिस्टेंस लिखा हुआ है। ऐसे करके सारा यहाँ नीचे 100% की जोड़ मिला दी मैंने, सारा का सारा 42,24,760 करोड़ रुपए अलग अलग डिब्बों में सेट हो जाएगा। अब हमने स्टेटों के भी डिब्बे बना लिए, अलग अलग स्टेट का, ये राजस्थान का डिब्बा, ये यूपी का डिब्बा, ऐसे डिब्बे तैयार कर दिए। फिर हमने पहला डिब्बा खोला है, मतलब कि 2011 वाला। तो हमने कहा कि ये फलाना स्टेट है जी, इसका 2011 में भारत की जनगणना में 10% रोल था, भारत की टोटल पॉपुलेशन में 10% रोल था। तो इसमें जितना पैसा पड़ा हुआ उसका 10% निकाल के उस स्टेट के डिब्बे में डाल दो। हाँ जी, ये राज्य इसका कितना था, इसका 2% था। तो पॉपुलेशन 2011 वाले डिब्बे में से 2% निकाल के उसके डिब्बे में डाल दो, और सभी स्टेट के डिब्बे में डालते जाओ, तो पॉपुलेशन भी टोटल जुड़ के 100% बनेगी, पैसे भी आपके साफ हो जाएंगे, डिब्बा खाली हो जाएगा कि इस डिब्बे की गणित हो गई, अब इसको साइड में करो, अब ये दूसरा डिब्बा उठाओ, फिर तीसरा डिब्बा उठाओ, ऐसे करके सारा पैसा इस हिसाब से बढ़ जाएगा, मानकों के अनुसार बटेगा, नहीं कि। और ये सूत्र बन गया, जो जिस सूत्र में जहाँ फिट हो रहा है। कोई राज्य को अगर पॉपुलेशन 12% है तो भाई उसको हम ये कह रहे हैं कि तुम नाराज क्यों हो रहे हो, तुम्हारे को देख के थोड़ी ये सूत्र बना हुआ है, सूत्र जो ये बना दिया हमने, अब तुम्हारा स्टेट कहाँ है उसके हिसाब से पैसा मिल रहा है आपको। और आगे मैं बैठा हुआ हूँ ना, ग्रांट भी तो है हमारे पास, तुम शांति रखो, अभी इसके हिसाब से बढ़ जाने दो, ऐसे। अब ये जो इनकम डिस्टेंस है, इसमें सिंपल ध्यान आपको रखना, जीएस पढ़ रहे हो आप, जीएस, ये भी ध्यान रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसमें वैसे गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक आई थी आयोग के हिसाब से, लेकिन गोवा उनको बहुत सैंपल के हिसाब से सही स्टेट नहीं लगा, छोटा होने की वजह से, तो उन्होंने दूसरा स्टेट फिर हरियाणा लिया। हरियाणा की प्रति व्यक्ति जो एसडीपी होता है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर व्यक्ति, स्टेट के लेवल पे तो वही होगा ना, जैसे यहाँ पर हरियाणा का है, अब कोई स्टेट की प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे है, किसी की यहाँ पे, ऐसे जो जितना दूर होगा उसको 45% में से उतना ही ज्यादा मिलेगा। आर्थिक पिछड़ापन आ रहा ना यहाँ पे, जो जितना दूर होगा उसको उतना ही ज्यादा मिलेगा। इनकम डिस्टेंस वाले मानक में आपने सबसे ज्यादा पैसा रख रखा है। प्लस एक चीज और समझो, अगर आप माइंड लगाओगे तो ज्यादा पॉपुलेशन भी प्रति व्यक्ति आय को नीचे लेके आती है ना, तो पॉपुलेशन को भी आपने अलग बोल रख दिया एक, तो जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको 15% से भी उसको ज्यादा ही मिलेगा, और ज्यादा पॉपुलेशन और कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पर कैपिटा इनकम में आप दिखाते हो एक ही दिशा में जाएंगे, यानी ज्यादा पॉपुलेशन मीन्स ऑल्सो लेस डेवलपमेंट। कुल मिला के 45 में 15 जोड़ते हो तो 60% तो कम डेवलपमेंट के हिसाब से बट रहा है। मतलब थोड़ा मतलब टेक्निकल लग रहा होगा आपको, लेकिन ओवरऑल फिलोसॉफिकल अगर आपको इसकी दिशा पता लगानी है तो ये दोनों मिला के कम डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आपके यहाँ डेवलपमेंट कम है तो आपको ज्यादा मिल रहा है। मतलब समझ पा रहे हो ये बात आप? इसमें एक समस्या ये हुई कि आयोग को ये नया मानक लाना पड़ा। इसमें समस्या ये हुई थी कि ये 11 की पॉपुलेशन नहीं थी पहले, 71 की थी, 1971 की। जब 15वां वित्त आयोग बना था तो उससे पहले वाले आयोग 71 की पॉपुलेशन को आधार बना रहे थे, लेकिन सरकार ने प्रेसिडेंट महोदय के रूट से, वो तो आप भी जानते हो कि भारत के राष्ट्रपति गठित करते हैं, बाकी तो टर्म्स तो सरकार फिक्स करती है। सरकार ने प्रेसिडेंट महोदय को कहा कि इनको बोलो आप कि ये 2011 की जनगणना को ध्यान में रखकर सूत्र बनाए, अगर पॉपुलेशन को ले रहे हैं पैरामीटर के रूप में तो वो 11 की होनी चाहिए। अब समस्या ये आ गई कि 71 की पहले क्यों थी, क्योंकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाह रहे थे भारत में। एक हिसाब से अगर आप देखो कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो कोई भी स्टेट पॉपुलेशन
बढ़ाना शुरू कर देगा, या हम बढ़ाना शुरू नहीं करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा कि चलो पॉपुलेशन कम नहीं करनी है, क्योंकि हमें फिर ऊपर से पैसा जो जितना ज्यादा परसेंटेज हमारा होगा पॉपुलेशन में उसके हिसाब से हमें उतना ही ज्यादा मिलेगा। अगर आप इसमें 71 को बेस ना बनाओ, अब 71 में जो था वो है, अब आपकी पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा हो गई तो भी 71 की होगी, तो जो स्टेट पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे उनको कोई फायदा नहीं होगा, तो जब फायदा नहीं होगा तो न्यूट्रल हो जाएंगे और पॉपुलेशन को कम करने पर ध्यान देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो राज्य पॉपुलेशन कम करना सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर आप करंट डेटा को यूज करोगे तो, क्योंकि 70s में तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल और ये सब ज्यादा नजर आते हैं। परिवार नियोजन ऐसे जो नाम इंदिरा गांधी जी के टाइम पे और इस तरह से जो चला करते थे, तो यहाँ पर मतलब 71 को बेस बना के जो स्टेट कम भी करेंगे तो भी उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप रेशियो कौन सा ले रहे हो, 71 का। तो जो कम करेंगे उनको नुकसान नहीं होगा और जो ज्यादा बढ़ाएंगे उनको फायदा नहीं होगा, ये सोच के 71 बना हुआ था। अब हुआ क्या कि 11 का जैसे ही आयोग को बोला, न्यूज आई अखबार में, ये हो गए परेशान कुछ स्टेट, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरह के, खासतौर से केरला, वेस्ट बंगाल, ये वाले स्टेट की, इनका जो 71 का अनुपात था वो उसकी तुलना में ये वाली अनुपात डाउन थी 11 की, क्योंकि इन लोगों ने ये तो मस्त हो गए कि भाई चलो अब पॉपुलेशन कम करने पे ध्यान दो, क्योंकि 71 ही आधार रहेगा, हम कम भी करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। अब 11 का डेटा बता रहे हो आप, तो 11 में तो इनका पॉपुलेशन रेशियो कम हो गया था 71 की तुलना में। ये आयोग के अध्यक्ष से मिले कि सर हमारा तो ये प्रॉब्लम हो गया है, तो आप कुछ करो इसमें। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शर्त में ये लिखा हुआ है कि 11 का आप आधार बना के दो, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, आप गवर्नमेंट से बात करो, वो बोल देंगे और इसमें कोई करेक्शन हो जाएगा तो बात अलग, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ये मैटर खींचने लगा, फिर आयोग के अध्यक्ष ने इनडायरेक्टली इशारा किया कि लेट मी गिव सम अपॉर्चुनिटी, आई विल सी दिस मैटर। तो उन्होंने क्या किया कि दिमाग लगा कि एक नया ये डाल दिया। अब इसमें यह था कि जो पॉपुलेशन कम करने पे ध्यान दे रहे हैं उनकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मानी गई, और उसको वजन कितना दे दिया, 12.5%। और इसमें टीएफआर को मानक बनाया उन्होंने, कि एक बेस बनाया कि इस ईयर में जिस राज्य का टीएफआर जो था उससे अगर किसी ने कम किया तो हम उसको ज्यादा देंगे। इसका जो आधार था टीएफआर, ये 2024 की पीटी में आया हुआ है। ये डेमोग्राफी में पढ़े जाते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब आयोग के साइंस में नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने ये सवाल किया कि टीएफआर क्या होती है। आप पीटी का पेपर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये 15 से 49 वाला जो एज ग्रुप होता है, 15 to 49 ईयर्स जो एज होती है, ये रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है महिलाओं के लिए। पुनरुत्पादन की उम्र। तो कितने बच्चे मतलब बेयर कर सकती है एक महिला इस एज के अंदर, ये किसी भौगोलिक एरिया का एवरेज निकल जाता है। तो हम कहते हैं ना रिप्लेसमेंट वाली टीएफआर, आपने पढ़ा होगा 2.1 को माना जाता है रिप्लेसमेंट वाली टीएफआर। रिप्लेसमेंट वाली टीएफआर वो होती है जिसमें जनसंख्या स्थिर हो जाती है और कुछ मरते रहते हैं तो कुछ आते, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, कि दो पति पत्नी तो उनके दो बच्चे हो गए, और थोड़ा एक डेथ का मान के चलो तो 0.1 एक्स्ट्रा रहता है, तो दो आए दो गए, मतलब आप ऐसे समझो, टू टू को दिमाग में लाओ, फिर 2.1 तो याद रह ही जाएगा। दो माँ बाप के दो बच्चे हुए, ऐसे दो की जगह दो आ रहे हैं, मतलब रिप्लेसमेंट।
और 1 थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाता है, मतलब तो कोई सवाल पूछे आपसे अगर कि जनसंख्या की रिप्लेसमेंट वाली टीएफआर क्या मानी गई है, तो वो 2.1 मानी जाती है आमतौर पे। और टीएफआर क्या होती है कि भाई एक इस एज के अंदर 15 से 49 वाली आयु के अंदर एक महिला कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। तो आप देख लेना, अभी घर जाके पीटी पेपर देखोगे ना, वहाँ पे सीधा ही ऑप्शन यही दिखेगा आपको। चॉइस का पीटी पेपर है, टीएफआर का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछा। और चाइल्ड बेयरिंग एज क्या होती है, मतलब यही मानी जाती है, जो मतलब सर्वे वगैरह में तो यही आती है 15 से 49। ये हीमोग्लोबिन जो महिलाओं का, ये डेटा जो आते हैं ना, ये ज्यादातर 15 टू 49 ईयर्स वाली महिलाओं की डेटा ज्यादा आते हैं। तो ये एज महत्वपूर्ण होती है रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। इस एज की महिलाएं ऑन एन एवरेज, फिर एवरेज निकालना पड़ेगा ना आपको एक एरिया की, तो इसको बेस बनाया था आयोग ने। उन्होंने क्या किया, कोई ईयर लिया और कहा कि उस ईयर की टीएफआर को सामने रखो और बाद में टीएफआर आपने कितनी कम करी, टीएफआर जितनी कम होगी उतना ही डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मानी जाएगी। ये सोच के आयोग ने इस पे काम किया। तो केरल, वेस्ट बंगाल वगैरह की समस्या का समाधान आयोग ने उनकी बात भी रखी, क्योंकि उनको डिनाई नहीं कर सकते थे वो, ये एक नया पैरामीटर डाल दिया। तो ये 12.5% उसके नाम का है। ये मैं बता ही चुका हूँ। एरिया 15% है, तो जिस स्टेट में जितना ज्यादा एरिया है, मतलब भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वो कितना रोल प्ले कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग 15% के हिसाब से जो पैसा पड़ा हुआ है वो स्टेट को उतना मिल जाएगा। जैसे मैं जिस स्टेट से हूँ, राजस्थान से, वो 10.4 समथिंग रोल प्ले करता है इंडिया के एरिया में। तो राजस्थान को इस मानक के हिसाब से जो पैसा जिस इस डिब्बे में पड़ा है, उसका 10% के लगभग उसको राजस्थान को मिल जाएगा। इसमें पहाड़ी राज्यों के लिए एक समस्या आएगी इसमें, क्योंकि उनकी जो रेंज है वो यूं रहती है, मतलब पहाड़ ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने सवाल आयोग से किया कि सर हमारा क्या करोगे आप, मतलब हम तो यूं तो है नहीं, हम तो इस तरह से हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका यूं जो है उसका दोगुना कर देंगे दोगुना कर देंगे उसका, मतलब जितना यूं आएगा उसका डबल मान लेंगे। ऐसे करके किया था। और ये टैक्स एफर्ट, अब जैसे ये अजीबोगरीब मानक बीच में घुस गए, मैं पहले बोला था ना आपको कि कुछ मानक ऐसे, अब ये राजकोषीय बीच में डाल दिया। अब सरकार चाहती है कि आप कर प्रयास करो, तो जो स्टेट कर कलेक्शन में, उसमें भी बेस ईयर बनाया उन्होंने कि इस साल के आगे के टाइम को हम देखेंगे और आपने कितना रेवेन्यू बढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग आपको 2.5% में से मिलेगा। और फॉरेस्ट और इकोलॉजी को पिछले 2-3 आयोगों से अगर आप देखते हो, इसको महत्व दे रहे हैं थोड़ा। इसकी बड़ी टेक्निकल वजह है कि ज्यादातर स्टेट क्या करते हैं, फॉरेस्ट कटवा देते हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, जंगल कटवा देते हैं। उसके पीछे उनकी थ्योरी क्या है कि जंगल कटवा के एक इंडस्ट्रियल एरिया बनवा दिया, अब वहां पे क्या होगा, वो इंडस्ट्रियल प्लॉट बनेंगे। सुनते जाना, अब सुनना पड़ेगा इस चीज के लिए। इंडस्ट्रियल प्लॉट बनेंगे, फिर उस इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के आसपास आप रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करोगे, तो फिर थोड़े से फॉरेस्ट कट जाएंगे। ये सब हो रहा है। अब इससे होगा क्या, ये जो सवाल एक ने भेजा, स्टाम्प ड्यूटी। अब इंडस्ट्रियल प्लॉट आप खरीदोगे, कई लोग तो इसमें भी वो लगाते हैं, भाग्य आजमाते हैं कि आज खरीद के रख लेते हैं, 2-4 साल बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। तो वो एरिया डेवलप करके गवर्नमेंट को तो बैठे बैठे, अच्छा कितनी खरीद फरोख्त होगी होगी, मैंने मान लो किसी ने लिया इतने रुपए पे, फिर वो कह रहा है 2 साल हो गए, रेट बढ़ गया, मैं तो कमा के निकलूं। तो नया आदमी उसमें घुसेगा, वो दिमाग लगा रहा है कि इसके आगे 3 साल बाद इसकी फिर डेवलपमेंट होगी, तो अब वो खरीद रहा है, तो ये बेच रहा है। तो एक बार उसने खरीदा तो स्टाम्प ड्यूटी दी, अब ये ले रहा है तो फिर स्टाम्प ड्यूटी दे रहा है, और वैल्यूएशन बढ़ गई और स्टाम्प ड्यूटी का परसेंटेज वही है, और वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा के स्टाम्प लगेंगे, तो उसकी कलेक्शन आ गई गवर्नमेंट को। तो आप ये सोचो
ये जंगल क्या देंगे गवर्नमेंट को? अगर आप दिमाग लगाओ इससे टेक्निकली, तो जंगल सरकार को क्या देंगे? कुछ भी नहीं। आयोग ने ऐसा दिमाग लगाया कि ये काम करते हैं कि उनको ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे अगर जंगल का एरिया ज्यादा हुआ तो 10% की जो अमाउंट बन रही है उसमें हम उतना ही ज्यादा आपको देंगे। अब स्टेट दिमाग लगाएगा कि जंगल कटवाएं कि नहीं कटवाएं क्योंकि बिना ही कुछ किए 10% में हिस्सा तो आ रहा है ना हमारा। लिखना पड़ सकता है आपको निबंध वगैरह लिखते समय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। आयोग को भी नंबर बढ़ाने पड़ेंगे और नंबर ऐसे मिलते नहीं है। किसी ने कहा ना कि मतलब ऑस्कर ऑस्कर मेरे पास चल के आया, मैं वैसे नहीं आ गया कि ऑस्कर मेरे पास चल के आया, मतलब मैंने लिया उसे। तो आप नंबर लेते हो, जुटाने पड़ते हैं, एक एक नंबर से ही आपको हर जगह पे फायदा उठाना पड़ेगा, तब जाके सारे पेपर्स में कहीं पे कुछ बनेगा। जिसको हारमोनियम नहीं आती बजाना वो कहेगा क्या है ये, बेकार है, इसमें कोई सुर नहीं है, और सुर होते हुए भी कह रहा है कि इसमें तो कुछ नहीं है, अजीब सी आवाज निकाल रहा है। लेकिन जिसको सिम्फनी, मतलब उनमें कोऑर्डिनेशन आ गया, मतलब वो शानदार म्यूजिक निकालता है। तो ये तथ्य आपके वो सुर हैं और अलग अलग चीजें, इनकी प्लानिंग और प्लेसमेंट कैसे करते हो, इससे नंबर बढ़ेंगे आपके। रियल ट्रेनिंग आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी साइड से, बाकी आप देखें कि कैसे करोगे आप। तो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ, मतलब फाइनेंस कमीशन इसके साथ समाप्त हो जाता है। और अगला टॉपिक छेड़ने की फिराक में मैं हूं नहीं, तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।